हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। जानिए कैसे रॉ के केवल एक कॉल ने पाकिस्तान को मजबूर किया विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को छोड़ने के लिए। सीज फायर एग्रीमेंट का जम्मू कश्मीर में चलाए जाने वाले काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस पर नहीं पड़ेगा कोई प्रभाव। इसरो जल्द ही लॉन्च करेगी अपनी अत्याधुनिक GSAT-1 सैटेलाइट। इंडियन एयरफोर्स की एरोबेटिक डिस्प्ले टीम सूर्यकिरण और सारंग के साथ LCA तेजस भी पार्टिसिपेट करेंगे श्रीलंकन एयरफोर्स के 70वीं एनिवर्सरी पर। और इंडियन एयरफोर्स के लॉट 3 हेलीकॉप्टर के बदले बांग्लादेश एयरफोर्स ने रिटर्न गिफ्ट के तौर पर इंडियन एयरफोर्स को दिया F-86 सेबर एयरक्राफ्ट। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि आज 27 फरवरी का वो दिन है जब बालाकोट एयर स्ट्राइक का बदला लेने के लिए पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत पर जवाबी हमला करने की कोशिश की थी। हालांकि इस हमले में पाकिस्तानी एयरफोर्स को ही नुकसान पहुंचा था और विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने अपने MiG-21 फाइटर से पाकिस्तान के F-16 जैसे फाइटर को भी शॉट किया था। लेकिन दुर्भाग्यवश विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का MiG-21 फाइटर भी शॉट हो चुका था और जिसके परिणाम स्वरूप वे इजेक्ट होकर पाकिस्तान के साइड में गिरे थे और फिर पाकिस्तानी आर्मी ने उन्हें कैप्चर कर लिया था। और अब इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से जारी की गई है, जिसमें उन्होंने कुछ फॉर्मर एयरफोर्स, इंटेलिजेंस और पॉलिटिशियंस के हवाले से बताया है कि जब विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को कैप्चर कर लिया गया था तब उसके बाद रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के चीफ ने PM नरेंद्र मोदी के इंस्ट्रक्शन पर अपने पाकिस्तानी काउंटर पार्ट यानी कि ISI को कुछ राइट एक्ट पढ़ाए थे। और इसी के साथ पाकिस्तान को साफ साफ कहा गया था कि अगर वो विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को सही सलामत वापस नहीं पहुंचाता है या उन्हें कोई भी नुकसान पहुंचाता है तो फिर पाकिस्तान को उसके बेहद ही भयानक परिणाम देखने को मिलेंगे। और फिर जिसके बाद भले ही 28 फरवरी को नेशनल असेंबली में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को मजबूरी में ये कहना पड़ा कि एक पीस जेस्चर के तौर पर वे विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को भारत को सौंप रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में इससे पहले के बिहाइंड द सीन्स के बारे में जानकारी दी गई है। और इस रिपोर्ट का ये भी कहना है कि जब PM नरेंद्र मोदी ने विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की वो इमेजेस देखी जिनमें उन्हें हर्ट किया गया था और उनके मुंह से खून निकल रहा था, तब उन्होंने सीधे रॉ के चीफ को पाकिस्तान से डायरेक्टली कम्युनिकेट करने को कहा और ये भी साफ साफ कहा कि वे पाकिस्तान को ये समझा दें कि अगर विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा तो भारत किसी भी हालत में रुकने वाला नहीं है। और इसी मैसेज में विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान के इमीडिएट रिलीज की डिमांड की गई थी। और वैसे भी पाकिस्तान के मंत्रीगण इस बात को खुद ही स्वीकार कर चुके हैं कि जब विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तान ने कैप्चर किया था तब पाकिस्तानी आर्मी चीफ से लेकर उनके मंत्रियों तक की क्या हालत थी वो हर कोई जानता है। पैर कांप रहे थे और माथे पर पसीने थे। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक। और हाँ, जो ये कहते हैं कि द टी वॉज फैंटास्टिक, तो उनको हम कहना चाहेंगे कि हाँ, टी वाकई में काफी फैंटास्टिक थी क्योंकि आखिरकार उस टी की जो कीमत थी वो F-16 फाइटर की जितनी थी। आज राजस्थान की प्रैक्टिस रेंज में इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की तरह ही एक स्ट्राइक मिशन को डेमोस्ट्रेट करके दिखाया। और इस डेमोस्ट्रेशन में बालाकोट एयर स्ट्राइक की तरह ही इंडियन एयरफोर्स के मिराज 2000 फाइटर्स ने स्पाइस 2000 बॉम्ब्स का इस्तेमाल करके टारगेट को एक्यूरेट तरीके से हिट करके दिखाया। और इस प्रैक्टिस वाले स्ट्राइक मिशन की एक वीडियो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जारी भी की गई है, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि स्पाइस 2000 बॉम्ब्स कितने प्रिसाइज तरीके से टारगेट को हिट करने में सक्षम हैं। और जबकि आज इस इवेंट के दौरान इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने भी मिराज 2000 फाइटर्स से सोलो सॉर्टी कंडक्ट करी थी। बाकी इसके अलावा एक जानकारी ये सामने आई है कि इंडियन एयरफोर्स की एरोबेटिक डिस्प्ले टीम सूर्यकिरण और सारंग भारत के LCA तेजस के साथ श्रीलंकन एयरफोर्स के 70वीं एनिवर्सरी में पार्टिसिपेट करेंगे। और श्रीलंकन एयरफोर्स की जो एनिवर्सरी है ये 3 मार्च 2021 से 5 मार्च 2021 तक शेड्यूल की गई है। नॉर्थ कश्मीर में किलो फोर्स के GOC मेजर जनरल HS शाही ने ANI के साथ बात करते हुए बताया कि अब नॉर्थ कश्मीर की जो ओवरऑल सिचुएशन है वो काफी पीसफुल हो चुकी है और इस साल यानी कि 2021 में इस क्षेत्र के केवल एक ही लोकल यूथ ने हथियार उठाए थे, लेकिन उसने भी 5 दिन बाद सरेंडर कर दिया था। और अब यहाँ के लोकल यूथ के साथ हमारा जो एंगेजमेंट है वो काफी अच्छा हो चुका है और सोसाइटी के सारे सेक्शंस इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि नॉर्थ कश्मीर में जो आतंकियों के लिए रिक्रूटमेंट होती है उसे कम किया जा सके। और उनका ये कहना था कि नॉर्थ कश्मीर की अब ओवरऑल सिचुएशन पीसफुल है और स्टेबल है और अब यहाँ पर पत्थरबाजी वाली घटनाएं भी नहीं हो रही हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी 25 फरवरी से LOC पर भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर सहमति बनी थी। और अब इसके बाद आज शनिवार को इंडियन आर्मी के नॉर्दर्न कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी की तरफ से भी एक बयान आया है, जिसमें उनका कहना था कि ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर वाला एग्रीमेंट हुआ है, यह एग्रीमेंट जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ चलाए जाने वाले काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में
कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा, यानी कि घाटी से आतंकियों का सफाया करने का जो अभियान है वो जारी रहेगा। हालांकि ये सीज फायर के एग्रीमेंट तो हुआ है, लेकिन जो हमारा निकम्मा पड़ोसी है वो रहेगा तो निकम्मा ही, और कश्मीर को लेकर जो वो हमेशा रोता रहता है उसका वो रोना कभी भी खत्म नहीं होगा। और अब इसी का सबूत एक बार फिर से देते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस सीज फायर वाले एग्रीमेंट का तो स्वागत किया, और जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि इस एग्रीमेंट के बाद आगे की प्रगति के लिए एक अच्छा वातावरण बनाने के लिए वे भारत के साथ हैं। लेकिन आगे लिखते हुए वे वापस से अपनी पुरानी वाली फॉर्म में आ गए और ये लिखा कि भारत को कश्मीर की लंबे समय से चली आ रही मांग और अधिकार को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कश्मीर की कौन सी लंबी मांग की बात करते रहते हैं ये तो उन्हें ही पता होगा, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि हमारी फोर्सेस जम्मू कश्मीर में शांति और स्थिरता को वापस लाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है और इस कोशिश के सकारात्मक परिणाम देखने को भी मिल रहे हैं। PSLV C-51 मिशन के लॉन्च होने के बाद इसरो अपनी GSAT-1 सैटेलाइट को लॉन्च करने की तैयारी भी कर रही है और ऑफिशियल सोर्सेज के मुताबिक 30 से 40 दिनों के अंदर इसरो हाइपरस्पेक्ट्रल सैटेलाइट के साथ अपनी GSAT-1 सैटेलाइट को भी लॉन्च करेगी। और ये वो सैटेलाइट है जिसमें रियल टाइम बेसिस पर सर्विलियंस करने की कैपेबिलिटी है। हालांकि इस GSAT-1 को पिछले साल 5 मार्च को लॉन्च करने के लिए शेड्यूल किया गया था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर किसी टेक्निकल रीजन के कारण ये लॉन्च पोस्टपोन कर दिया गया था और अब इस साल इस सैटेलाइट को फिर से लॉन्च किया जाएगा। और इसरो ने मार्च एंड या फिर अप्रैल महीने की शुरुआत में इस लॉन्च का टाइम फ्रेम सेट किया है और ऑफिशियल्स का कहना है कि GSAT-1 सैटेलाइट भारत की सर्विलियंस कैपेबिलिटीज को एक नए लेवल पर ले जाएगी। बाकी अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। 1971 वॉर के 50वीं एनिवर्सरी के अवसर पर इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया की तरफ से अलॉट 3 हेलीकॉप्टर, जिसे भारत में चेतक के नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश एयरफोर्स को उपहार के तौर पर दिया गया है। और वहीं इसके बदले में बांग्लादेश एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स को अपने F-86 सेबर एयरक्राफ्ट को उपहार के तौर पर दिया है और ये दोनों लेगेसी एयरक्राफ्ट को दोनों पक्ष अपनी अपनी कंट्रीज में अपने म्यूजियम में जगह देंगे। और हाँ, आपको क्लियर कर दें कि यहाँ पर असली के एयरक्राफ्ट नहीं दिए गए हैं बल्कि उनके मॉडल दिए गए हैं, सिर्फ एक निशानी के तौर पर। कल के जो हमारे टॉप 3 कमेंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही, और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।